हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग माइक्रोफिलामेंट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, वहां पे मैंने आपको माइक्रोफिलामेंट के बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दी। मैंने आपको बताया कि माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं जी एक्टिन प्रोटीन्स के। ठीक है, जी एक्टिन प्रोटीन्स मिलकर के एफ एक्टिन प्रोटीन्स बनाती हैं और फिर दो एफ एक्टिन प्रोटीन्स राइट हैंडेड ट्विस्ट लेके, आप कहें तो राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म में ट्विस्ट होकर के क्या बनाती हैं, एक्टिन फिलामेंट बनाती हैं या फिर माइक्रो फिलामेंट बनाती हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं इनके पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पोलरिटी होती है। एक इंड को हम लोग प्लस इंड बोलते हैं, दूसरे इंड को हम लोग माइनस इंड बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्लस इंड होता है वो फेवर्ड होता है एडिशन से, मतलब सब यूनिट्स यहाँ से ऐड होंगी, और दूसरा इंड जो होता है वो सब यूनिट्स के डिसअसेंबली से एसोसिएटेड होता है, मतलब वहां से सब यूनिट डिसोसिएट्स होती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो साइटोस्केलेटन होते हैं ये हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर होते हैं। इसका मतलब जो माइक्रोफिलामेंट होता है ये भी क्या होता है, हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कोई वो स्टैटिक ना हो। मतलब स्टैटिक होने का मतलब कोई स्ट्रक्चर एक जैसा है और वो एक जैसा बना हुआ है। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि एक्टिन जो होते हैं वो शीट लाइक बंडल बनाते हैं। ठीक है, तो अगर एक्टिन हमेशा शीट लाइक बंडल के ही फॉर्म में रहे तो इसका मतलब ये स्टैटिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, ये अनचेंजेबल है। ठीक है, ये चेंजेबल नहीं है, इसको स्टैटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, और इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ये डायनेमिक स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये डायनेमिक स्ट्रक्चर होते हैं। इसका मतलब ये अपना ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो पॉलीमर है। इसका मतलब एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर में एक्टिन फिलामेंट होंगे जो बहुत टाइम तक स्टेबल रहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे जिसमें बनेंगे फिर बिगड़ेंगे, बनेंगे फिर बिगड़ेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जिसकी वजह से ही मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर पोलैरिटी के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे माइक्रोविलाई बनता है, सेल कॉर्टेक्स बनता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है, ये सारी चीजें इसी वजह से पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि इसके पास हाईली डायनेमिक नेचर है। ठीक है, अब ये डायनेमिक नेचर आता कहां से? मैंने कहा कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेबल स्ट्रक्चर बना कैसे लेते हैं? सेल्स के पास बहुत सारी एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करती हैं? ये एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स इंटरैक्ट करती हैं एक्टिन फिलामेंट से और उसकी एक्टिविटी को या फिर उसके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं या फिर उसके स्ट्रक्चर को डिसअसेंबली की तरफ फेवर करती हैं। मतलब एक्टिन फिलामेंट से ये इंटरैक्ट होकर उसको स्टेबल भी बनाती हैं। ठीक है, और कुछ कुछ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जो कि अगर स्ट्रक्चर से इंटरैक्ट करती हैं तो उसकी डिसअसेंबली को फेवर करती हैं। ठीक है, इसका मतलब जो डायनेमिक नेचर यहाँ पे आ रहा है वो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब ये डायनेमिक नेचर को फेवर कौन सी चीजें करती हैं? तो असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, मतलब एक्टिन फिलामेंट का बनना और फिर एक्टिन फिलामेंट का बिगड़ना, ये दोनों ही चीजें क्या कर रही हैं? इसकी डायनेमिक नेचर को फेवर कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉलीमराइजेशन या फिर असेंबली किस तरीके से होती है किसी एक्टिन फिलामेंट की। मैंने आपको बताया था कि जो जी एक्टिन प्रोटीन होती है वो मिलकर के एफ एक्टिन प्रोटीन बनाती है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था, लेकिन वो जुड़ती किस तरह से हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी स्टडी इन विट्रो सिस्टम में करें तो वहां पे 3 सीक्वेंशियल फेजेस देखी जाती हैं। ठीक है, अगर हम लोग इन विट्रो सिस्टम में देखें तो 3 सीक्वेंशियल फेजेस में एक्टिन फिलामेंट का पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक, मैंने कहा इन विट्रो सिस्टम में, इन विट्रो सिस्टम में
तो 3 स्टेजेज आपको दिखेंगी। सबसे पहली स्टेज जो होगी उसको कहा जाता है न्यूक्लिएशन फेज। न्यूक्लिएशन फेज, ठीक, न्यूक्लिएशन फेज। सेकेंड फेज को कहा जाता है द इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज। और तीसरी स्टेज को कहा जाता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट फेज, ठीक। तो ये 3 फेजेज आपको देखने के लिए मिलेंगी। हम लोग 1 बाय 1 इनके बारे में स्टडी करते हैं कि न्यूक्लिएशन स्टेज क्या होती है, उसके बाद इलोंगेशन स्टेज क्या होती है, और फिर स्टेडी स्टेट फेज क्या होती है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिएशन स्टेज की। तो न्यूक्लिएशन फेज में क्या होता है, इट इज अ लैग फेज। लैग फेज आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने कहीं बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व पढ़ा हो तो वहां पे जो इनिशियल फेज में ग्रोथ कर्व रहता है और बहुत ही कम जब वहां पे ग्रोथ जस्ट स्टार्ट हो रही होती है, तो इस फेज को हम लोग कहते हैं लैग फेज। इस फेज में अभी जो हमारा एक्टिन फिलामेंट बनना वो इनिशिएट हो रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी फिलामेंट नहीं देखा जाएगा, जस्ट इनिशिएशन की प्रोसेस है। इसको कहा जाता है दैट इज द लैग फेज। इस लैग फेज में होता क्या है, इन विच द जी एक्टिन मोनोमर्स, अभी क्या है यहाँ पे जी एक्टिन मोनोमर्स हैं, ठीक है, दे आर कंबाइंड टू एन ऑलिगोमर, ठीक है। ये एक ऑलिगोमर में कंबाइंड होते हैं और उस ऑलिगोमर में 2 या 3 जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कितने, 2 या 3 जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स। किस तरह से होती है प्रोसेस, सपोज दैट यहाँ पे ढेर सारे ये जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो न्यूक्लिएशन में क्या होगा, ये एक ऑलिगोमर बनाएंगे, 2 to 3 मॉलिक्यूल का एक ऑलिगोमर बनाएंगे, ठीक। 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे और आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक। इन मॉलिक्यूल्स के पास एक एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट है और ये एटीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियस बनाते हैं, एक न्यूक्लिएशन बनाते हैं। जैसे ही ऑलिगोमर एक सर्टेन नंबर तक पहुंचता है, ठीक है, और वो नंबर क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स। 3 मॉलिक्यूल्स की लेंथ तक जैसे ही पहुंचता, पहले एक आएगा, फिर दूसरा उससे जुड़ेगा, फिर तीसरा। जैसे ही तीसरा जुड़ता है, लेंथ में 3 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। वैसे ही क्या होता है, when the oligomer reaches to the 3 subunit in the length, 3 सबयूनिट्स जैसे यहाँ से आकर करके जुड़ती हैं, it acts as a सीड और न्यूक्लियस। ये एक्टिन फिलामेंट के इलोंगेशन के लिए सीड की तरह या फिर न्यूक्लियस की तरह काम करता है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, वो है इलोंगेशन, ठीक। अब ये इलोंगेशन के लिए क्या करेगा, सीड की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले न्यूक्लिएशन होगा, ठीक है। न्यूक्लिएशन के दौरान जी एक्टिन मोनोमर्स आएंगे, आपस में एक ऑलिगोमर बनाएंगे और वो ऑलिगोमर 2 या 3 मोनोमर्स का होगा। जैसे ही लेंथ 3 मोनोमर तक पहुंचती है, ये सीड की तरह फंक्शन करने लगता है या फिर न्यूक्लियस की तरह फंक्शन करने लगता है फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी न्यूक्लियस का इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लिएशन फेज से बात पहुंच गई इलोंगेशन फेज तक। मैंने आपको बताया न्यूक्लिएशन फेज में एक ऑलिगोमर बना जो कि एक सीड की तरह काम कर रहा है फॉर द इलोंगेशन, ठीक है। अब वो जो न्यूक्लियस बना था, न्यूक्लिएशन से कहां पहुंची बात, इलोंगेशन, ठीक है। अब क्या होगा, इलोंगेशन फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होगा, ऑलिगोमर रैपिडली इंक्रीज किसमें इंक्रीज, इन द लेंथ बाय द एडिशन ऑफ एक्टिन मोनोमर्स टू द बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब इस समय क्या हो रहा है, प्लस एंड से भी अभी मोनोमर्स जुड़ रहे हैं और माइनस एंड से भी मोनोमर्स जुड़ रहे हैं, ठीक है। इलोंगेशन फेज में क्या होगा, जो हमारा फिलामेंट है उसकी लेंथ जो है बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी। इंक्रीज इसलिए करेगी क्योंकि इस समय पर मोनोमर्स प्लस एंड पे भी जुड़ेंगे और माइनस एंड पे भी जुड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे एक्टिन फिलामेंट की असेंबली होती है उस समय जब पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है तो जो मोनोमर्स होते हैं वो दोनों एंड से जुड़ते हैं, प्लस एंड से भी जुड़ते हैं और माइनस एंड से भी जुड़ते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन इलोंगेशन फेज में आप लोग याद रखिएगा हमेशा दोनों साइड से एक्टिन फिलामेंट जुड़ने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ये कब तक इस तरह से जुड़ते रहेंगे ये बात आती है, जैसे जैसे हमारे फिलामेंट की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी और मोनोमर ऐड होते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो फ्री जी एक्टिन कंटेंट है, क्या फ्री जी एक्टिन कंटेंट, फ्री या सॉल्युबल जी एक्टिन जो हमारा है, जी एक्टिन जिसके पास एटीपी भी है,
सॉल्युबल हमारा जी एक्टिन एटीपी बाउंडेड फॉर्म में जो है, जो कि यहाँ पर आकर के अटैच हो रहा है और फिलामेंट बना रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, ठीक है, और फिर एक ऐसा कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगा, ये एक ऐसे कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगा जहां पे ना तो हमारी लेंथ बढ़ेगी और ना फिर हमारी लेंथ घटेगी, ठीक है, मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगी हमारे फ्री मोनोमर और हमारे फिलामेंटस, जो हमारा जो फिलामेंट बन रहा है दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ना तो लेंथ बढ़ रही है और ना ही लेंथ घट रही है, एक स्टेज पर आकर के लेंथ क्या हुई है, वो रुक गई है, ठीक है। इस समय पर क्या होता है, जो असेंबली होती है, जो हमारी असेंबली माइक्रोफिलामेंट की हो रही है और जो हमारी डिसअसेंबली माइक्रोफिलामेंट की हो रही है, वो इक्वल हो जाती है और इसी स्टेज को कहा जाता है द स्टडी स्टेट, ठीक है। अब हम लोग स्टडी स्टेट की बात करें, बात स्टडी स्टेट की करते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि स्टडी स्टेट में लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, क्यों नहीं आता है हम लोग आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। यहाँ पे होता क्या है, इन दिस फेज जी एक्टिन मोनोमर्स एक्सचेंज विद द एंड्स ऑफ द फिलामेंट बट देयर इज नो नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, ठीक है। तो न्यूक्लिएशन में क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई, ठीक है, एलोंगेशन में क्या हुआ, हमारा फिलामेंट बड़ा हुआ, ठीक, इलोंगेट हो रहा है, लगातार जी एक्टिन जुड़ते जा रहे हैं और दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, ठीक है। और स्टडी स्टेट में क्या हो रहा है, एक्सचेंज तो हो रहे हैं, फिलामेंट्स आ रहे हैं, निकल भी रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो हमारी लेंथ है फिलामेंट की उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, वो स्टडी स्टेट में, ठीक है। तो ये तीन फेजेस होती हैं एक्टिन फिलामेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। थोड़ी सी और बातें इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा एक्टिन फिलामेंट होता है उसके पास पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी का मतलब स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट एंड्स, एक एंड को हम लोग कहते हैं प्लस एंड और दूसरे को हम लोग कहते हैं माइनस एंड, ठीक। मैंने आपसे कहा कि इलॉन्गेशन के टाइम पे दोनों ही एंड से हमारे मोनोमर्स आकर के जुड़ते हैं, कब, इलॉन्गेशन के टाइम पे, ठीक है, दोनों ही साइड से क्या हो रहा है, हमारे मोनोमर्स आकर के जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जुड़ने की रेट होती है वो प्लस एंड पे ज्यादा तेज होती है, ठीक है। द एडिशन ऑफ एक्टिन मोनोमर्स is 10 times faster at the प्लस एंड, ठीक। एक्टिन फिलामेंट्स की असेंबली की जो रेट होती है वो प्लस एंड पे 10 टाइम्स फास्टर होती है देन द माइनस एंड, ठीक है। वहीं अगर हम लोग डिस असेंबली की बात करें तो डिस असेंबली दोनों ही एंड पे सिमिलर होती है, व्हाइल the disassembly of the filament is similar at both end, ठीक है। दोनों एंड पे जो फिलामेंट की असेंबली, जो डिसअसेंबली हो रही है वो सिमिलर हो रही है, जिस रेट से यहाँ से हो रही होगी उसी रेट से यहाँ से भी डिसअसेंबली होती है, ठीक है। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रेट ऑफ मोनोमर एडिशन इज डिपेंडेंट ऑन द concentration of free soluble ATP G एक्टिन, ठीक। जबकि डिसअसेंबली जो होती है वो इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि असेंबली दोनों ही एंड से होती है लेकिन प्लस एंड पे 10 टाइम्स फास्टर होती है, एक बात मैंने आपको ये बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो डिसअसेंबली होती है वो दोनों ही एंड पे सिमिलर रेट से होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो मोनोमर का एडिशन होता है उसकी जो रेट होती है, कितना फास्टर यहाँ से ग्रो कर पाएगा, उसकी जो रेट होती है वो डिपेंड करती है द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री सॉल्युबल एटीपी बाउंड जी एक्टिन प्रोटीन। मैंने आपसे बताया था कि जो हमारी जी एक्टिन प्रोटीन होती है इसके पास एटीपी या फिर एडीपी बाइंडिंग क्लेफ्ट होती है,
ठीक है, तो जितना एटीपी बाउंड जी एक्टिन वहां पे पाया जाएगा, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, जबकि डिसअसेंबली जो होती है वो इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ये अपना सिमिलर तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको एक बेसिक अकाउंट दिया, जो माइक्रोफिलामेंट की असेंबली का एक बेसिक अकाउंट होता है वो मैंने आपको दिया कि किस तरह से असेंबली स्टार्ट होती है। ठीक, वहीं पे अगर हम लोग डिसअसेंबली की बात करें कि एक बार असेंबल होने के बाद, मैं बता रहा हूँ आपसे कि थोड़े टाइम के बाद डिसअसेंबली भी इसकी स्टार्ट हो जाती है, तो किस तरह से स्टार्ट होती है थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जो हमारा जी एक्टिन प्रोटीन होती है वो अगर एटीपी बाउंडेड फॉर्म में पाई जाती है, एटीपी जी एक्टिन, ठीक है, अगर इस फॉर्म में एक्टिन प्रोटीन पड़ी है तो फिर ये क्या होता है, इसका पॉलीमराइजेशन शुरू होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, तो मैं दो कलर से बनाऊंगा, ये सपोज दैट एटीपी बाउंडेड जी एक्टिन प्रोटीन है। ठीक, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए चीज बना रहा हूँ। ठीक है, और इसकी असेंबली स्टार्ट हुई, कुछ इस तरह से ये असेंबल होना शुरू हुआ। ठीक, एटीपी एटीपी टाइटली बाउंड एटीपी के साथ में इसकी असेंबली शुरू हुई। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे असेंबली शुरू होती है और ये असेंबल होना शुरू होता है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इसमें एटीपेज एक्टिविटी भी होती है। मैंने आपको बताया था कि इनके पास एटीपेज एक्टिविटी होती है, इसीलिए इनको एटीपेज भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी एटीपेज सब यूनिट स्विच ऑन हो जाती है, और जैसे ही एटीपेज सब यूनिट स्विच ऑन हो जाती है ये अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज करने लगते हैं। ठीक है, जब एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं तो होता क्या है, एटीपी को हाइड्रोलाइज जब ये करते हैं तो बनता है एडीपी प्लस पी आई। ठीक, तो यहाँ पे एडीपी प्लस पी आई होता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है और जो हमारी जी एक्टिन प्रोटीन है वो एडीपी बाउंड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, एडीपी बाउंडेड फॉर्म में आ जाती है। ठीक, ये अगर हमारा प्लस एंड है और ये हमारा माइनस एंड है तो दोनों ही एंड से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जब हमारा जी एक्टिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जी एक्टिन का कंसंट्रेशन जब लो हो जाता है तो क्या होता है कि जो असेंबली हो रही होती है माइक्रोट्यूब्यूल की वो सिर्फ प्लस एंड से ही स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्लस एंड से होती है। जबकि माइनस एंड पे क्या होता है, माइनस एंड वाला फेस जो होता है वो सिर्फ एडीपी बाउंड जी एक्टिन को फेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से डिसअसेंबली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा निगेटिव वाला एंड है, जो हमारा माइनस एंड है, वहां से डिसअसेंबली स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो हमारा एडीपी वाला पोर्शन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा हमारा माइनस एंड पे एग्जिस्ट कर रहा है, और जो हमारा एटीपी वाला पोर्शन है वो प्लस एंड पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हमारा जो प्लस वाला एंड है ये सिर्फ पॉलीमराइजेशन शो करता है, और जो हमारा माइनस वाला एंड है ये डीपॉलीमराइजेशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारा एटीपी की हाइड्रोलिसिस है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस जो हो रही है वो यहाँ पे असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। असेंबली के लिए एटीपी बाउंडेड फॉर्म में उसको होना चाहिए। ठीक है, जबकि हमारा जो डिसअसेंबली है उसके लिए एटीपी की हाइड्रोलिसिस जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी प्रमोट्स डिसअसेंबली। तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस यहाँ पे क्या कराएगी, डिसअसेंबली ऑफ फिलामेंट की डिसअसेंबली को प्रमोट कराएगी। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब असेंबली की रेट और डिसअसेंबली की रेट बराबर हो जाएगी। इस प्रोसेस को, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं ट्रेडमिलिंग। ट्रेडमाइलिंग। ठीक, ट्रेडमाइलिंग के समय पर क्या होता है, असेंबली की रेट और डिसअसेंबली की रेट इक्वल हो जाती है, और ये स्टेज जो आती है ये स्टेडी स्टेट में ही आ जाती है। ठीक है, तो ट्रेडमिलिंग के टाइम पे क्या होता है, जितना यहाँ से एडिशन हो रहा है उतना ही यहाँ से निकल जाएगा, हमारी जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी। और ट्रेडमाइलिंग को प्रमोट कौन कर रहा है, एटीपी हाइड्रोलिसिस बाय द जी एक्टिन प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी वो डीपॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेगी, पॉलीमराइजेशन में उसका कोई रोल नहीं। ठीक है, जैसे ही यहाँ से एडीपी बाउंड जी एक्टिन निकल करके आते हैं, एक प्रोटीन पाई जाती है वहां पे जिसको कहा जाता है प्रोफाइलिन। ये आकर के इससे बाइंड कर जाती है।
ठीक है। प्रोफाइलिन जब यहाँ से बाउंड रहती है तो इस समय ये एक्टिन के पॉलीमराइजेशन को रोक देती है, थोड़े टाइम के लिए रोक देती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये अपने एडीपी को एटीपी से चेंज कर लेता है, एटीपी से चेंज कर लेता है और वापस किस फॉर्म में लौट आता है, एटीपी बाउंडेड फॉर्म में लौट आता है, एटीपी बाउंडेड फॉर्म में लौट आता है। लेकिन अभी भी इससे प्रोफाइलिन क्या रहती है, बाउंडेड रहती है। अब अगर ये प्रोफाइलिन यहाँ से बाउंडेड है तो क्या होगा, अभी ये पॉलीमराइजेशन के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही ये पॉलीमराइजेशन के लिए आगे जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा। अगर हम लोग एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग जो होगी वो एक ट्राइमेरिक न्यूक्लियस से होगी। सबसे पहले एक ट्राइमेरिक न्यूक्लियस बनेगा जिसको हम लोग न्यूक्लिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर ये न्यूक्लिएशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो ये काइनेटिकली अनफेवरेबल होगी। ठीक है, इसको फेवरेबल बनाने के लिए वहां पे एक बाईपास सिस्टम होता है। वहां पे दो क्लासेस की प्रोटीन्स आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि स्पॉन्टेनियस न्यूक्लिएशन की प्रोसेस को क्या कर देती हैं, बाईपास कर देती हैं। और ऐसी प्रोटीन को कहा जाता है एक्टिन न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स। ठीक है, एक्टिन न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स। ठीक, एक्टिन न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन में दो क्लासेस की प्रोटीन्स आती हैं। एक आती है बेसिकली एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन 2 and 3। एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन 2 and 3 इसको कहा जाता है ARP2/3, ये प्रोटीन्स होती हैं। और दूसरी होती हैं फॉर्मिन्स। तो ये किस तरह से काम करती हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, किस तरह से ये न्यूक्लिएशन की प्रोसेस को इनिशिएट करवाती हैं और फिर इलॉन्गेशन होता है। ठीक है, तो ये जो ARP प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो ARP2 and 3 एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन 2 and 3 जो हैं ये क्या करती हैं, ये 5 और प्रोटीन्स के साथ मिल करके एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ठीक है, वो पांचों प्रोटीन कौन सी हैं, उनको कहा जाता है ARPC1, ARPC2, ARPC3, ARPC4, ARPC5। ये 5 प्रोटीन्स होती हैं जिनके साथ में ये हमारा ARP2 and 3 मिल करके एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 220 किलो डाल्टन। 220 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये एक प्री एग्जिस्टिंग फिलामेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ में इंटरेक्ट करता है, प्री एग्जिस्टिंग फिलामेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है और फिर उसका इलॉन्गेशन स्टार्ट करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेशन के लिए कुछ एक्सेसरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। किस कॉम्प्लेक्स के, ये जो हमारा ARP2/3 कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, हमारे ARP2 and 3 हैं और ये पांचों प्रोटीन है। ये पांचों प्रोटीन मिलकर ये क्या बना रही हैं, ARP2/3 कॉम्प्लेक्स बना रही है। इसके एक्टिवेशन के लिए हमें कुछ एक्सेसरी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उन प्रोटीन्स को बोलते हैं, उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लिएशन प्रमोटिंग फैक्टर्स। न्यूक्लिएशन प्रमोटिंग फैक्टर्स क्या बोलते हैं, NPFs। ठीक है, मैमेलियन सेल्स के पास दो न्यूक्लिएशन प्रमोटिंग फैक्टर्स नोन हैं। एक को कहा जाता है वेब्स और दूसरे को कहा जाता है वेग्स। ये दो न्यूक्लिएशन प्रमोटिंग फैक्टर्स मैमेलियन सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लिएशन प्रमोटिंग फैक्टर सबसे पहले इसके साथ में इंटरेक्ट करके इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये प्री एग्जिस्टिंग फिलामेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर इलॉन्गेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स काम करती हैं। ठीक है, एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स जो कि न्यूक्लिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर दूसरी क्लास की प्रोटीन आती है जिनको हम लोग फॉर्मिन्स बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मिन्स बोल रहे हैं। ठीक, फॉर्मिन्स क्या होते हैं, दे आर द मल्टीमेरिक प्रोटीन या मल्टी डोमेन प्रोटीन। फॉर्मिन्स क्या होती हैं, फॉर्मिन्स क्या होती हैं, दे आर द मल्टी डोमेन प्रोटीन्स, मल्टी डोमेन प्रोटीन्स। और ये जो फॉर्मिन्स होती हैं दे आर द कैरेक्टराइज्ड बाय FH डोमेन। FH डोमेन, FH का मतलब होता है फॉर्मिन्स
फॉर्मिन होमोलॉजी डोमेन। ठीक है, इनके पास फॉर्मिन होमोलॉजी डोमेन होता है। ठीक, और ये जो FH डोमेन होता है, ये दो FH डोमेन इनके पास में होते हैं। एक को कहा जाता है FH1 और दूसरे को कहा जाता है FH2। ठीक है, दो फॉर्मिन होमोलॉजी डोमेन्स किसके पास में होते हैं, फॉर्मिन्स के पास में होते हैं, और दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है, FH1 कुछ और काम करता है, FH2 कुछ और काम करता है। तो FH1 क्या काम करता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर। FH1 जो होता है, FH1 डोमेन binds to G-actin binding protein प्रोफाइलिन। अभी मैंने आपको बताया था प्रोफाइलिन क्या किए रहता है, G-actin से बाइंड किए रहता है। ठीक है, इसलिए उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो FH डोमेन होता है फॉर्मिन्स का, वो प्रोफाइलिन से बाइंड कर जाता है। जब ये प्रोफाइलिन से बाइंड करता है, प्रोफाइलिन जो हमारा G-actin होता है उसको रिलीज कर देता है, दस प्रोवाइडिंग, तो ये क्या करता है, दस प्रोवाइडिंग फ्री G-actin फॉर असेंबली। ये असेंबली के लिए फ्री G-actin प्रोवाइड करता है। अब हमारा आता है FH2 डोमेन। ठीक, FH2 डोमेन क्या करता है, इट न्यूक्लिएट्स द F एक्टिन का न्यूक्लिएशन कराता है ये। ठीक, एंड रिमेन्स बाउंड एट द प्लस एंड ऑफ द ग्रोइंग फिलामेंट। ठीक है, तो FH1, तो हमारा FH1 डोमेन क्या करेगा, वो प्रोफाइलिन से बाइंड करके फ्री G-actin लेकर के आएगा, और FH2 डोमेन क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लिएट करेगा F एक्टिन को, और एक बार न्यूक्लिएशन हो जाएगा तब ये उसके प्लस एंड से लगातार बाइंड रहेगा और ग्रोइंग फिलामेंट के इलॉन्गेशन में हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो फॉर्मिन्स और एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स होती हैं ये काम करती हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये माइक्रोफिलामेंट की असेंबली, डिसअसेंबली, रीअरेंजमेंट, ये जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया, ये सब एक सिग्नल बेस्ड प्रोसेस होता है, और ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है एक मोनोमेरिक G प्रोटीन के एक्टिवेशन पे। ठीक है, मोनोमेरिक G प्रोटीन के एक्टिवेशन पे ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। मैं आपको सेल सिग्नलिंग में बताऊंगा। ठीक है, तो वो कौन सी मोनोमेरिक G प्रोटीन होती है, वो बेसिकली रो फैमिली की मोनोमेरिक G प्रोटीन होती है। ठीक है, मोनोमेरिक G प्रोटीन्स ऑफ रो फैमिली रेगुलेट द माइक्रोफिलामेंट ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रोफिलामेंट के ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करती है। ठीक है, सिग्नल बेस्ड प्रोसेस होती है, पूरी सेल सिग्नलिंग चलती है। ठीक है, और उस सिग्नल के रिस्पांस में रो फैमिली की एक मोनोमेरिक G प्रोटीन एक्टिवेट होती है, जिसको कहा जाता है CDC42। ठीक है, CDC42 एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, रीअरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। CDC42 का एक्टिवेशन माइक्रोफिलामेंट के रीअरेंजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसके साथ ही माइक्रोफिलामेंट के बारे में मुझे आपको जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने वाली है, वो सब मैंने यहाँ पे फिनिश कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।